नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। बजट सेशन जल्द शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर असेंबली में, और इस असेंबली में अब उमर अब्दुल्ला का इम्तिहान भी है। मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर यूटी के, और पहला बजट सत्र जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच उनके जो बयान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मजबूर हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे वादे मैं पूरे नहीं कर सकता, अभी लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोगों ने हमें 5 साल तक का मैंडेट दिया है। यानी कि जो 90 दिन 100 दिन का टारगेट लेकर चल रहे थे कि हम इन दिनों में कई मैनिफेस्टो में जो लिखे हुए वादे हैं उनको पूरे करेंगे, तो क्या वो एक छलावा था? क्या उमर साहब ने सिर्फ चुनावी वादे किए, और ये वादे अब पूरे होंगे या नहीं होंगे? क्या ये जुमले थे? इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि केंद्र के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से कहा कि मोटापा के खिलाफ जिस तरह से एक अभियान छेड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और मुझे उसका हिस्सा बनाया गया है, वो मेरे लिए गौरव की बात है। दिल्ली में भी कसीदे कसे, और जब प्रधानमंत्री कश्मीर आए थे तब भी उन्होंने कसीदे ही कसे। तो इन कसीदों को क्या समझा जाए, और लोगों से किए वादे क्या पूरे होंगे, या फिर मीठी मीठी बातें ही करते रहेंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब चुनाव होने थे, मैनिफेस्टो लाया गया, कई ऐसी चीजें पेश की गई, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया गया, और लोगों ने बकायदा वोट भी दिए, और सरकार बन गई एनसी की। लेकिन अब कह रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है, समय लगेगा, 5 साल का आपने मुझे वक्त दिया है। क्या समझे इस बयान को? देखिए ललित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा टॉपिक लिया है डिबेट का, क्योंकि 3 तारीख को हमारा बजट सेशन जो है जम्मू कश्मीर असेंबली का वो शुरू होने वाला है। जी। जैसे आप जानते हैं ललित जी, 6 सालों के बाद बजट सेशन हो रहा है। 2018 में हुआ था बजट सेशन, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। जी। उसके बाद उस समय जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लैज स्टेट था। अब यूनियन टेरिटरी का बजट सेशन हो रहा है। तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, चीफ मिनिस्टर भी समझते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी समझती हैं कि एक फुल फ्लैज स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है। और उमर अब्दुल्ला ये समझ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का खजाना है वो खाली है। तो केंद्र के साथ, जैसे आपने शुरू में कहा अपने कार्यक्रम में, कि नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, नजदीकियां भी उनको बढ़ाना पड़ेंगी केंद्र के साथ। और साथ साथ में उनको जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे भी पूरे करना पड़ेंगे। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कहता है, उसमें 3-4 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 12 सिलेंडर सबको मुफ्त दिए जाएंगे, जो एक विमेन है उनको पैसे दिए जाए, इनको कैश दी जाएगी। लेकिन अभी तक हम देखें कि 16 अक्टूबर को ये सरकार बनी थी, आज 24 फरवरी है, तो काफी लंबा अरसा हो गया। अब सरकार को कम से कम कुछ ना कुछ जो अपने वादे हैं, कुछ ना कुछ वादे तो पूरे करने चाहिए। अब देखिए बजट में मुख्यमंत्री क्या प्रोविजन लेके आते हैं, क्या वो कुछ कोई वादे, जो पहले वादे जो इकोनॉमिक इश्यूज है, कम से कम उनको तो उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन सर, जो एक सबसे बड़ा वादा, क्या ये वादा बिना केंद्र सरकार के सहयोग से हो सकता है? 1 लाख जॉब जो है वो क्रिएट करनी है। अब उन्होंने टाइम जो कहा था कि हाँ जी इतने महीने में मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपको लगता है कि अगर हर साल 1 लाख जॉब देते देते गए तो फिर तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये तो मुझे, मैं जैसे आपने आपकी आपकी जो आपने शुरुआत में कहा, अपने इंट्रो में कहा, थोड़े जुमलेबाजी भी लग रही है। क्योंकि 1 लाख जॉब जम्मू कश्मीर में हर साल देना मतलब आप 5 लाख नए मुलाजिम तैयार करोगे। अगर आप ये सोच लो कि 1 लाख रिटायर हो जाते हैं 5 सालों में, 1 लाख रिटायर हो गए तो ज्यादा रिटायर तो होगा नहीं। तो मतलब आपने 4 लाख और मुलाजिम तैयार किए ऑलरेडी। अगर हम पूरा स्टैटिस्टिक्स देखें, पूरा डाटा देखें, तो जम्मू कश्मीर पूरे देश में, एक हिमाचल और जम्मू कश्मीर, दो ऐसे राज्य हैं जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने पड़ोसी पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें जो सबसे बड़ी स्टेट है, मध्य प्रदेश को देखें, वहां भी सरकारी कर्मचारियों की जो संख्या है
एज पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर में। तो 4 लाख नए कर्मचारी भर्ती करना ये मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई जगह ही नहीं इतनी, और सरकारी खजाना भी अलो नहीं करेगा। ये तो मुझे लगता है ये जुमलेबाजी है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां देना ये बड़ा इम्पॉसिबल है। नहीं, ये बड़े चालाक है ना। ये कहते हैं कि नौकरी देंगे। पहले तो जब ये क्या कहते हैं, पहले जब इनका मैनिफेस्टो आता है या चुनाव से पहले ये वादा कर देते हैं फटाफट, हाँ जी हम सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। फिर कहते हैं कि खजाने खाली हैं। अब ये अब अपने जिस भी तरह कुछ दिन से पहले मुख्य अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि स्टार्टअप की ओर हमें ध्यान देना है, तो स्टार्टअप क्या है? वो तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। वो तो उसमें तो आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे अगर कल को कोई अपनी दुकान खोलनी है या अपना कोई कारोबार करना है, उसमें सरकार ने मेरा क्या करना है? लोन है, बैंक है, मैं वहां से ले लूंगा। देखिए, आपने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वक्तव्य कुछ दिन पहले सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा खजाना खाली है। तो ये जम्मू कश्मीर का खजाना कभी भरा ही नहीं है, अगर पूरा इतिहास देखें। क्योंकि सरकार में जो जितने भी हम देखें कि जो जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो भी रही है 1947 के बाद, कभी ये प्रयास नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोगों के साथ इमोशनल इश्यूज पे सरकारें बनती हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज की कभी बात ही नहीं होती। कभी वही ये होता है कि हमें 370 लाना है, कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई ग्रेटर इकोनॉमी की बात करता है। जो बेसिक इश्यूज हैं कि जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाना है, इस पे कभी बात नहीं होती। बार बार ये बात होती है कि पानी हमारा है, केंद्र यूज कर रहा है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जो सरकार खुद बना पाए? एनएचपीसी या दूसरी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनको हर बार इंटरवीन करना पड़ता है, उनकी हेल्प लेना पड़ती है। जब वो प्रोजेक्ट बना लेती हैं तो फिर सरकारें जो होती हैं वो कहती हैं कि प्रोजेक्ट हमें वापस मिलना चाहिए। तो सरकार, कोई भी सरकार हो, पहले उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। ये सरकार, जो भी सरकार आएगी, खजाना तब तक खाली रहेगा जब तक इस तरह की पॉलिसी चलती रहेंगी। जब खजाना खाली होगा तो वादे कैसे पूरे होंगे? नहीं, अब जैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि फिल अप ऑल द वैकेंसीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब युवा यही तो बार बार चिल्ला रहा है कि जो रिटायर्ड हुए हैं, जो खाली पद हैं, वो तो भरिए। अब उसके लिए इनको किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? इसके लिए भी देखिए, तो इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। खाली पद भरने के अलावा ललित जी देखिए कि कितने डेली वेजर हैं, कितने कैजुअल वर्कर हैं, कितने नीड बेस्ड वर्कर हैं, जो कई कई सालों से 20-20 सालों से 25-25 सालों से कई लोग काम कर रहे हैं। वो कोई सरप्लस स्टाफ नहीं है, वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बैकबोन है। अगर आप पीएचई, पीजीडी या बाकी डिपार्टमेंट की बात करें, तो जो डेली वेजर हैं वही बैकबोन है, वही चला रहे हैं सारे डिपार्टमेंट। तो सरकार को पहले उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वादा किया है, पीडीपी ने भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, अपोजिशन जो बीजेपी है इसने भी कहा था। तो सबसे पहले तो उन लोगों को रेगुलराइज करना पड़ेगा। नई भर्ती तो बाद में होगी। तो नई भर्ती 1 लाख कैसे करेंगे, रोजगार कैसे देंगे? ना तो इंडस्ट्री आ रही है जम्मू कश्मीर में ऐसी कि जो बड़ा इकोनॉमिक पैकेज, मतलब एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेके आए। इंडस्ट्री भी यहाँ नाम की आती है, सब्सिडी खा के इंडस्ट्री वाले पैकअप करके चले जाते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में भी आई नहीं जो सस्टेनेबल हो, कोई 20-25 साल कोई इंडस्ट्री चले, ऐसी कोई भी नहीं आई। आते हैं, सब्सिडी जो इकोनॉमिक पॉलिसी सेंटर अनाउंस करता है उसकी सब्सिडी लेके चले जाते हैं। तो जब तक एक कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि जॉब भी क्रिएट होंगे और सरकार के पास पैसा भी आएगा, सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा। दिनेश सर, आपने इंडस्ट्री की बात की। इंडस्ट्री पैकेज भी पिछले दिनों, पिछले महीने या यूं कहें कि कुछ चंद महीने पहले जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पर रूल्स ही नहीं तय हुए, बिजनेस रूल्स ही नहीं तय हुए, और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो पैसा अगर आया है तो कहाँ पर खर्च हो रहा है। और ये सरकार भी इंटरवीन नहीं कर रही है। भाई साहब, ये आपकी यूटी है, आपकी ज़मीन है। बाहर वाले यहाँ पर आपके उद्योग लगा रहे हैं। कम से कम आपको नहीं लगता कि इनको केंद्र के साथ या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ बैठकर तय करना चाहिए कि भाई साहब आप आ रहे हैं, यूनिट लगाइए, लेकिन हमारे लोकल्स की इतनी परसेंटेज यहाँ पर होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। देखिए रवि जी, जम्मू कश्मीर तो यूटी है, यहाँ तो केंद्र कोई भी पॉलिसी बना सकता है। तो लेकिन अगर हम बीजेपी रूल जो हरियाणा है अगर उसकी बात करें, वहां भी 80% 80-20 की रेशियो है। 80% जो है वो लोकल होगा, 20% आउटसाइडर होगा इंडस्ट्री में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में।
तो जम्मू कश्मीर में जैसे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, एम्प्लॉयमेंट तो है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। तो सरकार को उनको इंसेंटिव देना चाहिए जो 80-20 की जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात ये है कि आप एक जो मतलब एक फिक्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बड़ी ब्राह्मणा, गंग्याल, अब हमेशा यहीं पे इंडस्ट्री लगाते हैं। आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट से आपको रॉ मटेरियल मिल जाए और वहां पर इंडस्ट्री जो लगे वो सस्टेनेबल हो। इंडस्ट्री 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री होनी चाहिए वो लगातार वो चलती रहे इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे प्राइवेट सेक्टर को, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई इंडस्ट्री लगाता है उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए, तो पुंछ में लगाता है, रजौरी में लगाता है, लोगों को ज्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए। आप सिर्फ जम्मू और श्रीनगर 2 शहरों को लेकर सिर्फ पॉलिसी बनाते हो तो इससे स्टेट की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आपने कश्मीर में भी इंडस्ट्री लगानी तो कश्मीर में बारामूला में लगनी चाहिए, कुपवाड़ा में लगनी चाहिए, अनंतनाग में लगनी चाहिए, वैसे जम्मू में फार फ्लंग एरिया में लगनी चाहिए, किश्तवाड़ में लगनी चाहिए, ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ऐसे सिर्फ जम्मू और श्रीनगर पर फोकस करोगे तो ना तो इंडस्ट्री सस्टेन करेगी और ना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सर, आपको लगता है कि उमर साहब की ये जो राह है ये कांटों भरी है, यहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं? वादे तो बहुत सारे कर लिए, जैसे 5,000 रुपया पर मंथ जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को दिया जाएगा, फिर 3,000 रुपया सीनियर सिटीजन जो फीमेल्स हैं उनको या फिर विडो को दिया जाएगा। ये पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, जब इलेक्शन होता है ललित जी, आप भी हम्म समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बड़े-बड़े वादे लोगों के साथ किए जाते हैं। हम्म जो भी अपोजिशन में होता है, जो जब इलेक्शन लड़ा जाता है, खासतौर आपने पंजाब में देखा आम आदमी पार्टी ने क्या-क्या वादे किए, बिल्कुल। दिल्ली में देखा उन्होंने जो वादे किए नहीं पूरे कर पाए, तो उनकी छुट्टी हो गई दिल्ली से। तो वैसे ही जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वादे किए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अगर कुछ इमोशनल इश्यूज़ पे वादे किए, 370 की बात की, 35A की बात की, स्टेटहुड की बात की, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज को फोकस पे रखा, इकोनॉमिक इश्यूज को प्रायोरिटी दी। उसका रिजल्ट ये हो कि लोगों ने बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकोनॉमिक इश्यूज पे भी वोट दिए। जैसे आपने कहा कि 5,000 रुपए की बात हो रही है, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला सत्ता में आए, जब चीफ मिनिस्टर बने, तो जब उन्होंने अपना खजाना देखा होगा तो उन्होंने देखा कि यार खजाना तो हमारा खाली है। वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि खजाना खाली है। तो ये वादे खाली खजाने से तो पूरे नहीं किए जा सकते ना। तो नहीं, इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। या फिर उमर साहब को तो पता ही है कि जनता जो हमारी है वो बड़ी भावुक है, वादे कर देंगे, पूरे होंगे ना होंगे देखी जाएगी, 5 साल तो हमने चलना है, इसीलिए तो उनका बयान आया। वरना उमर साहब का तो पहले का भी एक्सपीरियंस है, वो पहले ही 6 साल सरकार चला तो चुके हैं, 2008 से 2014 तक, जब यहाँ पर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन था मेरे ख्याल में। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, 2008 से 2014 में उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन आप ललित जी अगर पिछले 10 सालों में देखें, हम्म तो एक मीडिया में जो सोशल मीडिया के आने के बाद खास तौर पे सोशल मीडिया आया, जैसे डिजिटल मीडिया आया, हम्म इससे हर शख्स जो है, एक सिटीजन जो है सरकार से जवाब मांगता है। आज लोग बार-बार उनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसको टैग कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को। उनको याद दिलाते हैं कि आपने ये वादे किए थे लोगों के साथ, ये वादे पूरे कीजिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को बरगलाना अब इतना आसान नहीं है, लोग जवाब माँगेंगे। ठीक है, अभी नई-नई सरकार बनी है, 3-4 महीने हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि चलो वे देखते हैं कि बजट सेशन में ये क्या लाते हैं। नहीं पर दूसरी बात ये है कि जी। जब उमर अब्दुल्ला सत्ता में जब वो आ गए, तो उन्होंने जब खजाना खाली देखा तो उनको लगा कि सेंटर की मदद के बिना, केंद्र की मदद के बिना हम ये वादे कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने केंद्र के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर लीडर, हर प्रवक्ता उनका ये कहता है कि केंद्र के साथ वर्किंग रिलेशन होने चाहिए। अब वर्किंग रिलेशन की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। किस तरह के वर्किंग रिलेशन को बनाना चाहते हैं? क्या सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को ही सॉल्व करना चाहते हैं, या बाकियों को वो साइडलाइन कर देंगे, बाकी को मतलब वो मतलब बाकी इश्यूज को जो कंटेंशियस इशू है जैसे 370 स्टेटहुड या 35A, इनको टच ही नहीं करेंगे। लेकिन सर, क्या ये जो 10 साल का गैप रहा है, चलिए 10 साल के हम 6 साल का गैप लगाते हैं क्योंकि 2018 के बाद यहाँ पर सरकार नहीं थी, अब 25 में है, ये जो 6 साल है, क्या उमर अब्दुल्ला साहब केंद्र से पूछेंगे भाई साहब इन 6 सालों में आपने भी तो कुछ कमाया है? खजाना अगर वहां से बाहर से पैसा आता रहा केंद्र से, तो ये खर्च कहाँ पे हुआ है? सब के सब तो प्रोजेक्ट अभी अधूरे पड़े हैं। क्या इतनी हिम्मत रख पाएंगे कि भाई साहब मुझे उस यूटी का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है और मुझे अब बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए, बीइंग चीफ मिनिस्टर
जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी को ओवरवेलमिंग मतलब मेजॉरिटी उन्होंने मैनेज कर ली, मेजॉरिटी मिल गई उनकी पार्टी को, अपने लेवल पे अकेली बिल्कुल सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और एज इलेक्टेड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वो ये सवाल कर सकते हैं, ये मतलब ये पूछ सकते हैं कि 6 सालों में जब तक यहाँ पे सेंटर की डायरेक्ट गवर्नमेंट थी, मतलब इनडायरेक्ट गवर्नमेंट थी सेंटर की, तो ये पैसा जितना पैसा है वो कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ। तो मुझे लगता है उनको पूछना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको एक मैंडेट दिया है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उनको पिछले 6 साल को, कि उन्हें 10 साल का बीजेपी पीडीपी सरकार जो रही उसका भी हिसाब किताब लेना चाहिए कि उस सरकार में पैसा आया, सेंटर ने उस समय बड़ी लिबरल फंडिंग की, और 6 सालों में भी सेंटर ने बड़ी लिबरल फंडिंग की, खासतौर पर 370 टूटने के बाद, यूटी बनने के बाद सेंटर ने बड़ी मतलब बड़ी लिबरल फंडिंग की जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल सर, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उनको पूछना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल पैसा पूछना चाहिए। मुझे मुझे लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर माइनिंग की ऑक्शन हुई है, जिस हिसाब से लिकर की ऑक्शन हुई है, जिस हिसाब से यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, या ज़मीनों को अगर हम बात करें, इंडस्ट्री बाहर के लोगों को इंडस्ट्री दी, तो जाहिर सी बात है वो पैसा तो स्टेट का ही, मतलब यूटी का ही था ना, वो पैसा तो यहाँ का था। अगर नहीं खजाना खाली नेचुरली, हो गया तो कहाँ पर गया फिर? हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब बीइंग इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको वाजिब है उनको ये सवाल पूछना चाहिए, केंद्र से भी पूछना चाहिए, और मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहिए कि पैसे का हिसाब था, तो मेरे ख्याल मिलजुल के ही होगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो अगर यूटी का रूल देखें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो चीफ मिनिस्टर के पास होता है, हम्म। अभी तो सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो है एलजी के पास है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो फाइनेंस वो पूरा हिसाब से पूछ सकते हैं। तो मुझे तो सीएजी की रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई थी उसमें भी कुछ पिन पॉइंट किया गया था, कुछ खर्चों को जो मतलब इरेगुलरिटीज या कुछ और तरह की चीजें हाईलाइट हुई थी। अब उमर अब्दुल्ला इस सरकार में क्या सीएजी की रिपोर्ट यूटी में होती है नहीं होती है, अब देखें सरकार क्या करती है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह का यहाँ पर रोल निभाएगी? क्या वो प्रेशर डालेगी इन पर कि भाई साहब आपने तो इतने वादे किए, आप करिए पूरा? या फिर जिस तरह से शुरुआत में आपने कहा कि ये जो बड़ा अच्छा तालमेल चल रहा है, शुरुआत में जैसे मैं कि वो निटिकता जो बड़े निकट हो रहे हैं, बड़े करीबी हो रहे हैं, और अच्छे ताल्लुकात बनाने की बात की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था कि भाई साहब मैं केंद्र के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। तो क्या इसकी आड़ में भाजपा अपना दायित्व भूल जाएगी कि नहीं जी, केंद्र के साथ अच्छे ताल्लुकात होने दिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रेशर डालें, दिल्ली से हमें प्रेशर आ जाए कि भाई साहब क्या कर रहे हो, खामोश रहिए? देखिए एक बीजेपी तो फॉर्मेलिटी से कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी कि हम्म। शोर मचाएगी, लेकिन मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा जो मुश्किल आएगी इस असेंबली सेशन में, हम्म। वो पीडीपी की तरफ से, कांग्रेस भी अब आहिस्ता आहिस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरना शुरू कर देगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल अलग है। हम्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा वैली में फोकस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहेगी कि पीडीपी जो इस समय पॉलिटिकल वैक्यूम है एक अपोजिशन का कश्मीर घाटी में, तो पीडीपी शायद ये ठीक है कि उनके पास 3 सीट्स हैं, लेकिन 3 सीटों के अलावा पीडीपी अगर एग्रेसिव अपोजिशन का रोल प्ले करने की कोशिश करेगी, जैसे आपने जो पहला सेशन हुआ उसमें देखा कि पीडीपी ने इमोशनल इश्यूज लाए, तो अब भी जो पीडीपी जो 1-2 पॉइंट पीडीपी ने लाया, जो प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं, डेली वेजर को रेगुलराइज करना, जहाँ लैंड राइट की बात कर रहे हैं, तो ड्रग एडिक्शन की बात करिए पीडीपी, तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी बीजेपी से ज्यादा पीडीपी से टफ कंपटीशन मिलेगा, और शायद ये ना हो कि कांग्रेस के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब खिलाफ बोलना शुरू अहम कर। अहम भूमिका पीडीपी निभाएगी विपक्ष की। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी तक सीमित है और हम जम्मू संभाग में सीमित हैं। बीजेपी जम्मू की कुछ समस्याओं को लेके समस्याओं को उजागर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ओवरऑल अगर कोई ऐसा इशू आता है जैसे 370 या 35A, उस पर बीजेपी एग्रेसिव रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमिक इश्यूज पे बीजेपी कोई ज्यादा घेरने वाली नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी, लेकिन एक आखिरी सवाल, ठीक है, इसके बाद मैं इसे ख़त्म करूँगा। आखिरी सवाल यही है कि उमर साहब को पता चल गया है कि यूटी के मुख्यमंत्री की क्या यहाँ पर अहमियत है या हैसियत है, और मैंने वादे करके, खैर पछताता तो कोई नेता नहीं है कि मैंने गलत वादे कर दिए, लेकिन अब वो लोगों से सहानुभूति ले रहे हैं जिस हिसाब से ये बयान दे रहे हैं।
एक तरह से वो एक एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जो मतलब ख खजाना खाली मिला है, तो हुँ, मैं 2-3 साल में पहले खजाना भरूँगा, केंद्र से हेल्प करके जैसे वर्किंग रिलेशन की बात कर रहे हैं कि केंद्र की मदद से, केंद्र को गुड ह्यूमर में लेके मैं कुछ पैसा केंद्र से लाऊँगा। उन्होंने बार-बार ये कहा है कि मतलब समस्याओं का जो मैंने वादे किए हैं, उन वादों की पूर्ति तभी हो सकती है जब केंद्र हमें पूरी तरह से लिबरल फंडिंग दे। तो इससे 2 काम पूरे होंगे, एक तो चीफ मिनिस्टर को टाइम मिल जाएगा, लोगों की सहानुभूति बटोर रहे हैं, उनको हुँ, टाइम मिलेगा कि लोग कहेंगे चलो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि उनके केंद्र के साथ रिलेशन अच्छे बन जाएँगे। तो अगर केंद्र के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं तो फंडिंग भी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ समय के लिए जो बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, हुँ, हुँ, उनको थोड़ी देर के बैक बर्नर पे रखेगी, उनको टच नहीं करेगी। तो अगर उनको ये टच नहीं करेगी तो केंद्र भी जम्मू कश्मीर में सपोर्ट करेगा, क्योंकि जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में आपके कहा था कि ऐसी सरकार जो केंद्र की हाँ में हाँ मिलाए, तो केंद्र को इससे बेस्ट सूटेड गवर्नमेंट कौन-सी हो सकती है कि जो सरकार उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करे, कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को टच ना करे, डेवलपमेंट पे फोकस करे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे फोकस करे, तो केंद्र भी कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी लेने की कोशिश नहीं करेगा, तंग भी नहीं करेगा मुझे लगता है उमरदुल्ला सरकार। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि 3 तारीख को इम्तिहान है, क्योंकि बजट सेशन लगने वाला है और जम्मू कश्मीर यूटी का ये पहला बजट सेशन होगा। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान है। और दूसरा ये कि अगर दूसरी स्टेटों में जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, तो नई सरकार जो है वो पिछली सरकार से हिसाब-किताब लेती है। क्या उमर साहब इन 6 सालों का हिसाब केंद्र से मांगेंगे कि भाई साहब हमारे रिसोर्सेज सब कुछ यूज़ किए, फिर खजाना खाली क्यों? क्योंकि आप तो कह रहे हैं इतना टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, इतनी इतनी हमने माइनिंग्स जो हैं उस पर ऑक्शन हमने इतनी ज़्यादा ली है और खजाना जो है वो भरा जा रहा है, तो फिर मेरी बारी जब आई तो ये कहाँ चला गया? और शायद उमर अब्दुल्ला साहब को भी लग रहा है कि जो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि बड़ा टफ है यहाँ का सीएम बनना। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।